नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चारा घोटाला मामले में जमानत पर सुनवाई से पहले लालू यादव को एक फोन कॉल महंगा पड़ गया और कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले केली बंगला छोड़ना पड़ा। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। यहां उन्हें 11 नंबर कमरा में रखा गया है। दरअसल सोमवार को न्यूज 18 ने जेल से लालू के फोन की खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर सियासी हलकों में खलबली मच गई थी और 2 दिन के भीतर लालू को रिम्स में शिफ्ट करने का आदेश जारी कर केली के बंगले को खाली करा दिया गया। दरअसल लालू यादव 114 दिनों से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में इलाज करा रहे थे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्हें 5 अगस्त को बंगले में शिफ्ट किया गया था। माना जा रहा है कि ऑडियो टेप कांड के विवाद के बाद जेल प्रशासन ने दबाव में यह फैसला लिया। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण अफसर साहब क्या? ठीक है, खुश रहे जी। अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब बताए तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। न तो बातचीत का ये ऑडियो वायरल होता, न ये पर्दाफाश होता कि लालू प्रसाद यादव का जेल से सियासी खेल जारी है, और न ही लालू को रिम्स के केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट होना पड़ता। ये रिम्स प्रबंधन का ये फैसला था, उन्होंने उनको शिफ्ट कराया और हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग साथ में। लालू प्रसाद को इलाज के नाम पर रिम्स के केली बंगले में रखा गया था, लेकिन लालू रिम्स अधीक्षक के बंगले से ही बिहार का सियासी खेल खेलने में लगे थे। बातचीत का ऑडियो वायरल नहीं होता तो इस खेल का खुलासा भी नहीं होता। अब सवाल है कि सजायाफ्ता लालू कैसे कर रहे थे मोबाइल पर बात? क्या लालू के इस खेल में जेल प्रशासन की मिलीभगत है या लालू को रांची जिला प्रशासन का मिल रहा था साथ? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिहार झारखंड का हर शख्स जानना चाहता है, लेकिन रांची जिला प्रशासन और जेल प्रशासन एक दूसरे के मत्थे इस लापरवाही का ठीकरा फोड़ने में ही जुटा है। मतलब लालू यादव जी अभी रिम्स के केली बंगले में संसीमित है। वो जेल नहीं है, वो हॉस्पिटल का एक पार्ट है और वो जेल डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए गृह विभाग ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसके अंतर्गत वहां कोई भी इलाजरत बंदी जो होते हैं उनकी अभिरक्षा का दायित्व तो वहां जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो कि डीएसपी लेवल से नीचे का नहीं होता है, उसका होता है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिप्यूट किए थे, और बाकी वो जो पूरा जेल, वो पूरा हॉस्पिटल जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट के अधीन में है। ही हैज टू इंश्योर कि उसके अंदर सभी चीज़ें जो है वो जेल मैनुअल के हिसाब से कार्रवाई की जाए। फिलहाल झारखंड जेल आईजी ने मामले की जांच के आदेश रांची उपायुक्त को दिया है, तो रांची उपायुक्त ने पत्र के जरिए जेल अधीक्षक को सारे तथ्यों की जांच करने का निर्देश दे दिया और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब किया गया है। लेकिन लालू के ऊपर जेल मैनुअल के उल्लंघन का ये कोई पहला आरोप नहीं है। 31 अगस्त 2020 को भी जेल आईजी ने रांची उपायुक्त को एक पत्र लिखा था और ये बताया कि लालू प्रसाद अवैध रूप से लोगों से मिलकर जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल है कि अब तक जिला प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? आरोपों के बाद भी क्यों नहीं जागा प्रशासन? क्या केवल चिट्ठी लिखकर मामले से बचने की कोशिश हो रही है? क्या सही जांच के बदले पल्ला झाड़ना है मकसद? तैनाती और जिम्मेदारी पर स्थिति साफ क्यों नहीं है? और जेल प्रशासन या जिला प्रशासन जिम्मेदार कौन है? आज न तो कल जिला प्रशासन और जेल प्रशासन को इन सवालों के जवाब देने होंगे। वैसे इस मामले को लेकर रांची हाईकोर्ट में पीआईएल और पटना के निगरानी थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र और भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू यादव ने जेल से सिर्फ ललन पासवान को ही नहीं बल्कि कई लोगों को फोन किया था और सरकार को गिराने की साजिश रची थी। और किस किस को लालू ने फोन कर तोड़ने की कोशिश की थी, आप भी जानिए। जेल से लालू की सीक्रेट कॉलिंग। हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। सलाखों के पीछे से सियासी साजिश। हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। जेल से लालू का खेल
पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था। 2020 के दंगल में मात खाने के बाद लालू अब जेल से ही तख्ता पलटने की साजिश रच रहे हैं। 1.5 दशक से सत्ता से दूर हो चुकी आरजेडी को बैकडोर से एंट्री दिलाना चाहते हैं, लिहाजा लालू हर हथकंडा अपना रहे हैं। एनडीए विधायकों को पद का लालच देकर लालू हर हाल में कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। ललन पासवान के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी खुलासा कर दिया है कि लालू ने कई बार उनसे और उनकी पार्टी के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की थी। इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि हमें भी जानकारी है, हमारे कई एक लोगों को उन्होंने टेलीफोन किया था कि मांझी जी से बात करा दीजिए। हमने बात करने का काम नहीं किया, वो उनकी नियति है गलत काम करने का, करते रहे हैं। जीतन राम मांझी ही नहीं बल्कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू ने पद का चारा डालकर फंसाने की कोशिश की। आपको भी फोन कॉल्स आया था सरकार बनाने को लेकर उस वक्त? हाँ, बातचीत हुआ था सरकार बनाने को लेकर, लेकिन ठीक है, उन्होंने इच्छा रखा कि एक किसी तरीके से एक पिछड़ा को बेटा को गुमराह करके जाल में फंसा है, तो भला एक मल्ला का बेटा हूँ, जाल में फंसने वाला काम कैसे कर सकता हूँ? हम लोग मछली को जाल में फंसाते हैं, फंसते नहीं हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव से पहले लालू का एक ऑडियो टेप सामने आया, जिसमें साफ तौर पर लालू बीजेपी विधायक ललन पासवान को विधानसभा से एब्सेंट रहकर महागठबंधन का स्पीकर बनने में मदद करने को कह रहे हैं। बदले में वो बीजेपी विधायक को मंत्री बनाने का ऑफर भी दे रहे हैं। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। जाहिर तौर पर लालू के एक कॉल से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं मुकेश सहनी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में खुलासा किया है कि सरकार गठन से पहले उनके नेताओं के पास कई फोन आए थे। जेल से फोन करना कानून का उल्लंघन है और झारखंड सरकार को विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। मुकेश सहनी से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। जिस वक्त विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था, उस वक्त मुकेश सहनी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये कहा कि जेल से किसी को फोन नहीं करना चाहिए था, तो विपक्ष ने काफी हो हल्ला और हंगामा किया था। नहीं, इसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो ये कहा कि मतलब कुछ लोग सिर्फ संविधान की दुहाई देते हैं और बार बार कोई भी चीज़ पे हमारे संविधान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उनके लिए मैंने ये जवाब दिया था कि इस तरीके से नहीं, हमारा संविधान बहुत मजबूत है और जो भी काम हो रहा संविधान के दायरे में होता है। हमेशा चुनाव आयोग के ऊपर एलिगेशन लगा देना, तो ये सब चीज़ गलत है। तो उस जगह पे मैंने कहा कि कुछ लोगों को सीखना चाहिए अपने घर से। अगर कानून पे इतना भरोसा है तो फिर कानून नहीं तोड़ना चाहिए। आपको भी फोन कॉल्स आया था सरकार बनाने को लेकर उस वक्त? हाँ, बातचीत हुआ था सरकार बनाने को लेकर, लेकिन ठीक है, उन्होंने इच्छा रखा कि एक किसी तरीके से एक पिछड़ा को बेटा को गुमराह करके जाल में फंसा है, तो भला एक मल्ला का बेटा हूँ, जाल में फंसने वाला काम कैसे कर सकता हूँ? हम लोग मछली को जाल में फंसाते हैं। अगर आप समाज के निचले तबके की बात करते हैं तो आपको उतनी ही इज्जत और उतना ही सम्मान उन्हें देना होगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ट्विटर इंडिया ने मेरे अकाउंट को 18 घंटे तक बंद रखा क्योंकि मैंने जेल में सजा काट रहे व्यक्ति का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया था, जो एक बीजेपी विधायक को मंत्री पद का लालच दे रहा था। ट्विटर को लालू के अकाउंट को भी बंद करना चाहिए क्योंकि वे भ्रष्टाचार के केस में जेल में हैं और अपने अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुशील मोदी ने ट्वीट किया है।
जेल से लालू प्रसाद के फोन करने और केली बंगले से हटाकर रिम्स से भेजे जाने के मामले पर सियासत भी शुरू है। प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि लगातार हार से लालू प्रसाद निराशा में हैं। वहीं बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया। देखिए, इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है। जो पहले लालू यादव जी के काम करने का तौर तरीका रहा है, यह कोई ऐसा बात नहीं है जिस पर बहुत आश्चर्य लोगों को, क्योंकि आपने देखा कि अभी विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव में जो दृश्य दिखाई पड़ा और सदन में जो दृश्य दिखाई पड़ा, उससे कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग हार को पचा रहे थे। लगातार हारते हारते निराशा इस दौर तक था। लोकतंत्र में से विश्वास न उठ जाए, इसलिए मैं तो जरूर अपील करूंगा सरकार से, बिहार सरकार से अपील करूंगा कि केंद्र से सीबीआई जांच की इसमें डिमांड करो। शुरू से ही लोग समझ रहे हैं कि ये कहीं आगे बढ़ते हैं। 17वीं विधानसभा के सत्र के चौथे दिन आज बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने संबोधित किया। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि जनता ने विकास के नाम पर सरकार को चुना है, लिहाजा अपराध भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। नवगठित बिहार विधानसभा के पहले सत्र के चौथे दिन राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि विपक्ष की शोर के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण के जरिए सरकार के कामों को गिनाया, प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया और दावा किया कि पिछले 15 साल में बिहार में विकास के बहुत से काम हुए और सरकार न्याय के साथ विकास पर लगातार जोर दे रही है। सफलता मिली है तो दूसरी ओर आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ मानव संसाधन विकास में भी नई ऊंचाइयां हासिल की गई है। राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास की रणनीति अपनाई गई है। ठोस संसाधित एवं अधिक प्रशासनिक अथॉरिटी संरचना को स्थापित करते हुए जिस कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर निशाना साधता रहा है, उसका जवाब देते हुए राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर सरकार की सख्ती का ही असर है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम लगाया जा सका है। राज्य सरकार के कानून का राज रखने के लिए संकल्पित है। बिना कोई देश या भेदभाव के कानून व्यवस्था को लागू किया गया है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है और यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिन बड़ी बातों का जिक्र किया, उनमें विकास के प्रति सभी वर्गों में जागरूकता, सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति, दलितों महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाएं, बेहतर शिक्षा पर जोर, हर घर तक नली गली योजना, रोजगार 7 निश्चय योजना के तहत काम, पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार का संकल्प, कोरोना के दौरान हर संभव सहायता पहुंचाना, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से सहायता मुहैया कराया जाना, साथ ही बिहार में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा कोरोना जांच का जिक्र भी शामिल है। इस तरह विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच राज्यपाल फागू चौहान ने विकास को लेकर सरकार के बनाए रोड मैप को सदन में रखने की कोशिश की और सदस्यों को भरोसा दिलाया कि बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को रफ्तार दी जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज ग्रामीण विकास विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान विजय चौधरी ने पर्यावरण और जलवायु को लेकर चिंता जाहिर की। विजय चौधरी ने कहा कि वे अपने विभाग की तरफ से बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग इस प्रदेश के कुछ अति महत्वपूर्ण विभागों में से, क्योंकि बिहार का अधिकांश भूभाग देहाती क्षेत्र है और ग्रामीण इलाके का विकास ही इस विभाग की विशेषता है।
इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसके कई तरह के क्रियाकलाप होते हैं। विस्तृत तो आप सब लोगों से समीक्षा के उपरांत बात होते रहेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की नई सरकार सत्ता संभालने के साथ ही सक्रिय दिख रही है। नई सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर फोकस किया है तो वो है गुड गवर्नेंस। इसके तहत अब आला अधिकारी सप्ताह में 2 दिन फील्ड में काम करेंगे और आम लोगों से मिलने जुलने के साथ ही उनकी समस्याओं को जानकर उसका समाधान में निकालेंगे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों को इसको लेकर निर्देश जारी किया है। हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाया 2005 में, तब पर भी हमने सुशासन की बात की थी और हमारी विरोधी पार्टी ने कहा था उस समय पलायन रोकेंगे, शिक्षा और रोजगार देंगे और बिहार को विकसित बनाएंगे। यही अंतर था। हम भी 3 बार गवर्नेंस की चर्चा की, इन्होंने 3 बार अपने मुद्दों की चर्चा की। तो तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है, कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। ये पहले भी हुआ था कि उच्च अधिकारी गांव में अपना समय बिताएंगे और गांव में ठहरने का काम करेंगे। ये सरकार जब सही नहीं होगी तो उनके पदाधिकारी कैसे सही हो सकते हैं। सरकार को पहले बताना पड़ेगा कि जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल औरंगाबाद पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। संजय जायसवाल ने पार्टी कार्यालय में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए की हुई हार की समीक्षा की गई। जिला के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए आया हूं, सबसे मुलाकात करने आया। आखिर 6 सीट औरंगाबाद चली गई है, कारण क्या रहा? वो कारण मैं आपको बात बताऊंगा। बिहार में शादी के समारोह में अब 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जिसमें कैटरिंग और दूसरे स्टाफ भी शामिल होंगे। साथ ही शादी में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी और सभी को मास्क पहनना होगा। सड़क पर बैंड बाजा बजाने की इजाजत नहीं होगी। शादी के स्थल पर ही बैंड बजाने की अनुमति होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 25 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। जो भारत सरकार के आदेश में जो बातें हैं वो बिहार सरकार में लागू होंगी। उसके अलावा शादी के कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति स्टाफ सहित की ही अनुमति रहेगी। स्टाफ का मतलब है कि स्थल पर जो खाना खिलाने वाले वेटर वगैरह हैं और शादी के जो लोग मेहमान हैं, घर वाले हैं, 100 की लिमिट रहेगी। ये जो लिमिट है, ये सारी शर्तें जो मैं बता रहा हूँ राज्य सरकार में, बिहार राज्य भर में, वो 3 दिसंबर तक, आज से 3 दिसंबर तक के लिए लागू की गई हैं। सड़क पर बैंड। भारतीय संविधान यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को संचालित करने का लिखित दस्तावेज भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज पूरा देश 71वां संविधान दिवस मनाते हुए गर्व महसूस कर रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष मौका था 71वां संविधान दिवस का, जब राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। देश के विभिन्न भागों से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम से भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी जुड़े थे। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने देश के लोगों को इसकी मूलभूत भावनाओं से अवगत कराया। What we have before us is, if I may say so, a document truly of the people, by the people and for the people. To paraphrase Abraham Lincoln, I can say with conviction that this document, a creation of Indian genius and ingenuity, too shall not perish from earth as citizens continue to repose faith in it. 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में
भारतीय संविधान को पारित किया गया था। हालांकि लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। जाहिर तौर पर आज का दिन भारत के लोगों को गौरवान्वित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।